में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग की मुंडेर पर हमेशा की तरह शुभम कुर्सी पर बैठा अपना पैग बनाकर पी रहा था। आज उसने खुद के लिए एक ही पैग बनाया था, क्योंकि उसके राज यानी विग्रहराज तो पीते ही नहीं थे। शुभम अपनी धुन में मस्त था। उसकी आंखों के सामने तो वो गोलू मोलू लड़की घूम रही थी, जो सच में प्यारी और क्यूट थी। उसे याद करते हुए वो शराब पिए जा रहा था। वहीं मुंडेर के किनारे खड़े राज सर ने पिछले आधे घंटे से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कमीज के ऊपर के 3 बटन खोले हुए थे, जिनसे उनका आकर्षक सीना उभर कर दिख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जो उनके बदन को छूकर रोंगटे खड़े कर रही थी। राज सर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने सिगरेट को अपने होठों के बीच रखा और उसके कश लगाने लगे। ठंडी हवाओं में सिगरेट का धुआं घुलने लगा था। विग्रहराज शाम से ही बेचैन और बेसब्र हुए जा रहा था। जब से उसने उस लड़की के चेहरे को देखा था, वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके पायल पहने पैरों की झलक उसकी नजरों के सामने आ जाती थी। साथ ही औकात की बात भी याद दिला रही थी। तभी शुभम ने अपनी गोलू मोलू को याद करते हुए स्पीकर पर एक गाना लगाया। ये सुनते ही राज सर का बेहिसाब जुनून बेकाबू हो गया। उन्होंने तुरंत सिगरेट फेंक दी और शुभम के पास आकर टेबल पर रखे एक खाली ग्लास को देखकर बेताबी से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, आज हम भी पीना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम हैरान रह गया, लेकिन उसने एक ग्लास तैयार करके राज की तरफ बढ़ाया तो राज सर ने एक बार में ही ग्लास खाली कर दिया और सामने मुंडेर की दीवार से टिक कर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर बेहद आकर्षक और शानदार तरीके से खड़े हो गए। उनके रेशमी बाल उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों पर आने लगी और आगे बढ़ते हुए गाने के साथ वे भी गुनगुनाने लगे। ये सुनकर और देखकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अपनी वाली को याद करके एक दूसरे का साथ देने लगे। अचानक ही राज सर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें जुनून और तलब साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी आंखों पर आते बालों को पीछे किया और जुनून से बोले, अब रहा नहीं जाता। मन करता है कि उसे अभी के अभी कहीं से भी ढूंढकर एक बार जी भर कर देखूं। उसकी ये खूबसूरती अब मेरे औकात में होनी ही चाहिए। राज की ऐसी बात सुनकर शुभम का नशा एक पल में ही उतर गया। वहीं अगले दिन स्कूल में श्वारणी और शौर्य लंच टाइम में स्कूल के बागीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला और एक खुली जीप तेजी से स्कूल के अंदर आई और ठीक इमारत के आगे जाकर रुकी। अचानक ही हवाओं का रुख बदलने लगा। वातावरण में प्रेम की लहर बहने लगी। दिल और दिमाग को अलग सा सुकून मिलने लगा। श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने शौर्य को बेंच पर बिठा दिया और खुद आगे बढ़ने लगी। एक झाड़ी के पीछे छुपकर खड़ी होकर सामने देखने लगी। तभी उसे वही खुली जीप दिखाई दी जो राज सर की थी। उस जीप को देखते ही वो घबराने लगी और बोली, हे शिव जी, कहीं राज सर यहाँ तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ क्यों आएंगे? वैसे भी तान्या बता रही थी कि उन्हें स्कूल आना पसंद ही नहीं है। कहीं कल उन्होंने हमें नहीं नहीं नहीं, ये सब हम क्या सोच रहे हैं? उन्हें हमसे क्या ही मतलब होगा? उन्होंने तो हमें ठीक से देखा ही नहीं होगा। इतना कहकर श्वारणी खुद को ही दिलासा दिए जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसका दिल धक धक करने लगा और वो बोली, लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया होगा और आज यहाँ हमसे ही मिलने आए होंगे तो? लेकिन वो हमसे क्यों मिलने आएंगे? हम उनके लिए क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं। श्वारणी घबराए जा रही थी और एक टक झाड़ी के पीछे छिपकर उस जीप को देखे जा रही थी, जिसमें से एक शख्स नीचे उतरा और उसे देखते ही श्वारणी की अनकही खुशी और छिपी हुई मुस्कान गायब हो गई। फूल सा खिला उसका चेहरा अब मुरझा गया था। जीप से उतरने वाला शख्स राज सर नहीं थे, बल्कि वो तो कोई और ही था। उस अजनबी लड़के को देखते ही श्वारणी का मुंह उतर गया। उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ तो वो सोच रही थी कि राज सर का स्कूल में आना सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद चाहती थी कि राज सर स्कूल में आए और वो उन्हें देखें और वे उसे देखें। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शुभम था, जो अपने निजी काम से स्कूल आया था राज सर की जीप लेकर। श्वारणी का मासूम चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। वहीं शुभम अपने चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान लिए स्कूल की इमारत के अंदर घुस गया और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं
वो गोल मटोल लड़की उसे दिख जाए, जिसके कल पल भर के दीदार से ही वो खुद को खो बैठा था। शुभम आगे बढ़ने लगा और तभी सामने सीढ़ियों से नीचे उतरती लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर थम गया। शुभम एक टक बिना पल के झपकाए तान्या को देखता रहा। वही तान्या अपनी धुन में मग्न अपनी गुथी हुई चोटी को घुमाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आई और आगे बढ़ने लग गई। तभी उसने सामने लॉबी में खड़े उस शख्स को देखा तो वो भी अपनी जगह पर रुक गई। तान्या के रुकते ही शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बेहद आकर्षक तरीके से अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तान्या का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराहट से उस शख्स को देखने लगी जो अब ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तान्या घबराहट के कारण पीछे हटने लगी। तभी शुभम अपनी आकर्षक मर्दाना आवाज में बोला, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनकर तान्या का पूरा बदन गर्म होने लगा और वो अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, पता नहीं। ये सुनते ही शुभम के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, बहुत सुंदर नाम है मिस, पता नहीं। तान्या के गाल लाल हो गए और उसके होठों पर अत्यंत लुभावनी मुस्कान आ गई। शुभम कुछ और कहता इससे पहले ही वो फटाफट वहाँ से भाग गई। ये देखकर शुभम अपने बालों में हाथ फेरते हुए दीवानों की तरह बोला, हाय हम दोनों दोस्त तो बिगड़ गए हैं यार। इतना कहते हुए शुभम प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया, जहाँ से उसे तान्या के बारे में सारी जानकारी मिल गई और उसके घर का पता भी मिल गया। तान्या ने बागीचे में आकर श्वारणी को शुभम के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी श्वारणी बोली, इसका मतलब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तभी तो वो राज सर की जीप को लेकर आए हैं। तान्या बोली, हाँ दोस्त ही होंगे क्योंकि राज सर के एक ही भाई हैं, वो भी उनसे बड़े हैं। उनका छोटा बेटा वीर सेन हमारी ही स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ता है। ये सुनकर श्वारणी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब कल जब हम नाच रहे थे तो स्टेज के नीचे एक छोटा बच्चा आया था और वो हमें देख रहा था और नाच पूरा होने के बाद वो तालियां बजाते हुए बोल रहा था कि वीर की चाची, कहीं वो बच्चा ये तो नहीं है ना? ये सुनकर तान्या हंसते हुए बोली, हे राम, इसका मतलब उस बच्चे ने तुम्हें अपनी चाची बना लिया है। इसका मतलब तुम तो राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो। तान्या के मुंह से ये सुनकर कि तुम राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो, श्वारणी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, ए श्वारणी, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। जिस इंसान के ख्यालों में तुम खोई हो वो हजारों लड़कियों का सपना और जुनून है। कईयों ने तो अपने लिए रिश्ते भी भेजे हैं सूर्यवंशी खानदान में, तुम्हारा कोई नंबर नहीं लगेगा। तान्या की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन श्वारणी को बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया और वो गहरी सांस लेकर बोली, सही कहा तुमने, हम जिन्हें ख्यालों में देखते हैं उनके तो ख्यालों में दूर दूर तक हम नहीं होंगे। हमारा कोई निशान तक नहीं होगा। अरे वो तो जानते तक नहीं होंगे, हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उनके लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं जिन्हें चाहे पसंद करें, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात, हम कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है क्योंकि हमें ठीक से पता भी नहीं है कि प्यार शब्द का असल मतलब क्या होता है। बस टीवी सीरियल और मूवी में नाम सुना है और इन लड़कियों के मुंह से सुनते रहते हैं। तान्या ने उसके मायूस चेहरे को थाम लिया और उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, हमारी श्वारणी से ज्यादा सुंदर और शोभनीय कोई भी नहीं है इस पूरे संसार में। और हम दोनों कौन हैं ये तय करने वाले कि राज सर किस लड़की को अपने लिए चुनेंगे? और हमें क्या पता कि राज सर के दिल और दिमाग में कौन छाया हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी 2 घंटे पहले होने वाली है और इसी मौके का फायदा उठाकर चलो जरा जोधपुर घूम आए, बड़ा मजा आएगा। तान्या की बातें सुनकर भी श्वारणी के बेचैन दिल को राहत नहीं मिल रही थी। मन में एक ही अनजाना डर पैदा होने लगा था कि राज सर अपने लिए किस लड़की को चुनेंगे। श्वारणी को भले ही अपनी भावनाओं की पूरी जानकारी ना हो लेकिन उसे जलन होने लगी थी। वो उदास हो गई थी, इसलिए उसने अपनी सहेली के साथ बाहर घूमना ही ठीक समझा। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। तभी शुभम इमारत से बाहर निकल आया और जीप में बैठकर उसे जैसे ही स्टार्ट किया तो जीप की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां भागकर आगे आईं और झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगी।
शुभम बड़े स्टाइल से जीप को मोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। तान्या की तो सांसें तेज होने लगी थी शुभम को देखकर, जो कुछ देर पहले उसका नाम पूछ रहा था। शुभम जीप लेकर वहां से चला गया और ये देखकर तान्या के गाल लाल हो गए। उसने झट से श्वारणी को अपने गले लगा लिया और बेचैनी से बोली, हम लिख कर देते हैं तुम्हें कि इस साल बहुत हंगामे होने वाले हैं हम दोनों की जिंदगी में। श्वारणी और तान्या की जिंदगी में कौन सा हंगामा होने वाला है? क्या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। देखकर तान्या की तो सांसें तेज होने लगी थी। शुभम जीप लेकर वहां से चला गया और ये देखकर तान्या के गाल लाल हो गए। उसने झट से श्वारणी को अपने गले से लगा लिया और बेचैनी से बोली, हम लिख कर देते हैं तुम्हें कि इस साल बहुत हंगामा होने वाला है हम दोनों की जिंदगी में। श्वारणी कुछ समझी नहीं। वो तो बस सोच रही थी कि राज सर स्कूल क्यों नहीं आए। हालांकि वो वैसे भी आते नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद भी नहीं आए, इसका मतलब उन्हें श्वारणी से कोई मतलब ही नहीं है। यही सोचते हुए श्वारणी और ज्यादा उदास हो गई। हमेशा दोपहर के 3 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन आज 1 बजे ही हो गई थी और दोनों सहेलियां बस में न जाकर स्कूल के बाहर निकल गईं और सड़क किनारे ऑटो का इंतजार करने लगी। शौर्य अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, हम पहले से कह देते हैं कि अगर हमें मूंग दाल की कचौड़ी और एक चॉकलेट फ्लेवर कुल्फी नहीं दी तो घर जाकर मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। श्वारणी ने उसका कान खींचा और बोली, भुक्खड़, चिंता मत करो, हम तुम्हें सब कुछ खिला देंगे, बस अपना मुंह बंद रखना, वरना अगली बार जब फिल्म देखने जाएंगे तो तुम्हें नहीं ले जाएंगे। शौर्य ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए मस्का लगाने लगा। वे दोनों सहेलियां वहां पर खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही थीं। इस बात से अनजान कि सामने की तरफ एक खुली जीप खड़ी थी जिसमें बैठा शुभम एकटक तान्या को देखे जा रहा था और मन ही मन उसके साथ अपने भविष्य की कल्पना किए जा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर राजे नाम देखकर वो झेंप गया। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया तो सामने से एक दमदार और रौबदार आवाज आई, कुछ काम धंधा करना है या नहीं? ये आवाज सुनते ही शुभम हड़बड़ाते हुए बोला, राजे आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा दीदार कर रहे थे अपनी नई नई मोहब्बत का। हाय, सामने ही खड़ी है, मुस्कुरा रही है, इसका मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हो रहा, कब से बोले ही जा रही है। इसके बाजू में खड़ी लड़की भी शायद पक रही है। रुको, आपको वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ अपनी बंदी का चेहरा। उसके इतना कहते ही राज सर गुस्से से बोले, ये क्या बंदी बंदी लगा रखा है? कन्या बोलो और ये सब छोड़ो, तुरंत अपनी कंपनी आओ, काम है हमें। शुभम ने हाँ कहा, लेकिन वीडियो कॉल तो लगाया ही। ये देखकर राज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और मजबूरी में कॉल अटेंड किया। राज सर का चेहरा देखकर शुभम उत्साह से बोला, राजे प्लीज एक बार देख लो ना हमारे लिए, प्लीज प्लीज। विग्रहराज गुस्से से बोला, दिमाग खराब मत करो, हम किसी को नहीं देखना चाहते। शुभम नहीं माना। उसने अपनी मोबाइल के कैमरे को घुमाया और तान्या के सामने करके थोड़ा जूम कर दिया ताकि उसका चेहरा राज देख पाए। राज को गुस्सा आने लगा। वो बार बार अपनी नजरें हटा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसे श्वारणी की झलक दिखाई दी। विग्रहराज का रोम रोम खड़ा हो गया, लेकिन तभी मोबाइल स्क्रीन पर वो गायब हो गए। ये देखकर वो गुस्से और बेचैनी से बोला, क्या कर रहे हो तुम? शुभम ने फिर से कैमरा उन दोनों की तरफ किया तो राज सर की भूरी और जुनूनी निगाहों में वो फिर से दिखने लगी। राज सर सब कुछ भूल गए और बस उसकी अदाओं और नजाकतों में खो गए। उसके पतले रसीले होठों पर ये हसीन मुस्कान 4 चांद लगा रही थी। राज सर ने अपना मोबाइल कसकर पकड़ लिया और बिना पलके झपकाए एकटक श्वारणी को देखते रहे। उसे देखते हुए वो अपने होठों के बीच सिगरेट रखते हैं और उसे लाइटर से जलाते हुए अपनी मदहोशी में चूर होने लगते हैं। सिगरेट के कश लेते हुए राज सर ने जुनून से मोबाइल पर हाथ रखा और अचानक ही कॉल काट दिया। ये देखकर शुभम को हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वही राज अपनी नशीली निगाहों में उसका रूप लिए सोफे पर बैठ गया। उस रूप को याद करते ही उनके मुंह से निकला, अब क्या दीवाना बनाकर ही छोड़ोगी? राज सर सोफे से टिककर आराम से बैठ गए और आंखें बंद करके सिगरेट के कश लेने लगे और श्वारणी को याद करने लगे।
वहीं शुभम जीप लेकर वहां से सीधा कंपनी के लिए निकल गया। दूसरी तरफ वे दोनों सहेलियां शौर्य के साथ ऑटो में बैठकर सबसे पहले तो जोधपुर की सुप्रसिद्ध जनता स्वीट होम पहुंच गई, जहां की मिठाइयां और नाश्ता पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। वहां पहुंचते ही तीनों ने मिलकर जमकर खाया और अपना पेट ज्यादा भरकर वहां से बाहर आ गए। श्वारणी अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, तान्या यार ज्यादा खा लिया, अब तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही है। तान्या भी परेशान होते हुए बोली, हाँ यार आज तो भिखारियों की तरह हरकतें कर दी हमने और अब पेट की बैंड बज रही है। शौर्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने लिमिट में ही खाया था, लेकिन उसकी बहन और तान्या ने इतनी सी उम्र में 2 कचौड़ी, 2 समोसे और 1 मिर्ची वड़ा खा लिया था। ये भी कम नहीं था। अंत में उन्होंने पिज्जा और मंगवा लिया और अब दोनों की दोनों भुगत रही थी। श्वारणी कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करते हैं, थोड़ी दूर तक पैदल ही चलते हैं ताकि खाना हजम हो जाए, और वैसे भी बगल के बाजार में ही तो जाना है। तान्या ने हाँ कहा और दोनों सहेलियां आगे बढ़ने लगी। शौर्य आगे चल रहा था अपनी कुल्फी के मजे लेते हुए और दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी। तभी तान्या को सामने की इमारत पर कुछ दिखा, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी और बोली, श्वारणी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगी क्या? श्वारणी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी तान्या इमारत की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो उस बिल्डिंग के ऊपर लगे बिलबोर्ड पर किसकी तस्वीर लगी हुई है? सभी जवान लड़कियों का क्रश, सबकी एक तरफा मोहब्बत, राज सर। ये सुनते ही श्वारणी का रोम रोम खिल उठा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हुई कि उसने तुरंत इमारत की तरफ देखा और फिर बस देखती ही रह गई। इमारत के ऊपर लगे बड़े बिलबोर्ड पर राज सर की एक बेहद आकर्षक और हैंडसम तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे काले अक्षरों में लिखा हुआ था, विग्रहराज सूर्यवंशी। आज राज सर का पूरा नाम जानकर तो उसकी खुशी में 4 चांद लग गए थे। श्वारणी के सुंदर से चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो एक टक बिना पल के झपकाए राज सर के हैंडसम और डैशिंग चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोली, किसने कहा मर्द सुंदर नहीं होते तान्या? यहाँ तो देखिए महाशय मर्द जाति के आइकॉन बने बैठे हैं, छाए हुए हैं। तान्या तो हैरानी से श्वारणी को देखने लगी और उसे हिलाते हुए बोली, ओ मैडम किस गली निकल गई तुम? वापस आ जाओ हमारे पास। तान्या की बात सुनकर श्वारणी अपने हसीन और मासूम ख्यालों से बाहर निकल आई। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस बता रहे थे कि एक मर्द भी खूबसूरत हो सकते हैं, जैसे कि। इतना कहकर श्वारणी चुप हो गई और उसकी बात को पूरा करते हुए तान्या बोली, जैसे कि राज सर। लेकिन एक बात कहें, राज सर की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो पूरे ब्रह्मांड में इकलौते और एकमात्र हैं। श्वारणी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर खरीदारी के बाद वे तीनों घर के लिए निकल गए। वहीं आज शाम के 7 बजे सूर्यवंशी सदन का माहौल ही कुछ अलग था। घर के छोटे और लाडले बेटे पूरे 1.5 साल बाद वापस घर लौट रहे थे। हालांकि उन्हें जोधपुर आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन महाशय कुछ अलग किस्म के इंसान थे। वे जोधपुर में दुर्ग में रह रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने घर आना जरूरी नहीं समझा था। आज जाकर वो अपने असली घर यानी कि सूर्यवंशी सदन लौट रहे थे। घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे। विग्रहराज वापस आ रहा था और अब वो हमेशा के लिए जोधपुर में ही रहने वाला था। उसने मुंबई में अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया था और उसका हैंडओवर भी कर दिया था। मुंबई की कंपनी उसने और शुभम राठौड़ ने मिलकर शुरू की थी, जो बहुत सफलतापूर्वक वहां पर सेट हो गई थी। अब वो जोधपुर में रहकर अपने कारोबार को दुगना तिगुना करने के बारे में सोच रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सदन का मुख्य और बड़ा दरवाजा खोला गया और एक खुली जीप तेजी से आगे सदन की तरफ बढ़ने लगी और उसके पीछे एक रेंज रोवर आने लगी। गाड़ियों का हॉर्न सुनते ही वीर तालियां बजाते हुए बोला, चाचू सा गए, चाचू सा गए। सबकी आंखों में चमक आ गई और सब लोग एक टक सामने देखने लगे। तभी गार्ड आगे आया। उसने सबसे पहले जीप का दरवाजा खोला तो स्टाइलिश और हैंडसम राज सर बेहद आकर्षक तरीके से जीप से उतर गए और अपनी शानदार चाल ढाल से सदन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, उनके कदम वहीं थम गए। उन्होंने अपने चश्मे उतारकर गार्ड को थमा दिए
और एकटक अपनी माँ को देखने लगे जो अब रोने की कगार पर थी। उसने उन्हें गले से लगाया और फिर एक एक करके अपने परिवार से मिले। सबसे मिलने के बाद विग्रहराज ऊपर अपने कक्ष में चले गए, जो सदन के सबसे ऊपरी फ्लोर पर था, सभी से दूर एकांत में, जहां वे अकेले में समय बिता सके। तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वे बोले, जी। प्रार्थना जी अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर कमरे में आईं और अपने बेटे के हैंडसम चेहरे को देखकर बोली, अगर आपके पास समय हो तो आपसे बात कर सकते हैं बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लेंगे हम। विग्रह कॉफी का मग एक तरफ रखते हुए बोला, आइए। प्रार्थना जी उसके सामने आकर बेड पर बैठ गईं। वो थोड़ी हिचकिचाने लगी और सोचने लगी कि बात की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जो बात वो कहने जा रही थी शायद उनके बेटे को पसंद न आए, लेकिन कहना जरूरी था। अब उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष हो गई है और अब उनका विवाह करना भी जरूरी हो गया है, ताकि घर में एक और बहू आ जाए। लेकिन क्या विग्रह उनकी बात सुनेगा या फिर गुस्सा करेगा, यही सोचकर वो घबरा रही थी। तभी विग्रहराज अपनी दमदार आवाज में बोला, आप बेझिझक बात कर सकती हैं, उसके बाद हमें सोने जाना है। प्रार्थना जी ने गहरी सांस ली और एक बार में ही बोली, आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की की तस्वीर लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर लड़की देखने के लिए जाएंगे। क्या विग्रहराज विवाह के लिए तैयार होगा? अगर विग्रहराज अपनी माँ की बात मानने को तैयार हो गया तो श्वारनी का क्या होगा? या फिर विग्रहराज श्वारनी को चुनेगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। प्रार्थना जी ने एक गहरी सांस ली और एक ही बार में विग्रह से बोली, आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की की तस्वीर लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर लड़की देखने के लिए जाएंगे। इतना कहकर प्रार्थना जी थोड़ी घबराने लगी और अपने बेटे के चेहरे को देखने लगी, जिस पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर उन्हें और ज्यादा डर लगने लगा। तभी विग्रहराज ने गहरी सांस ली और अपनी आकर्षक आवाज में बड़ी शालीनता से कहा, तो आप चाहती हैं कि हम विवाह करें, वो भी 25 वर्ष की उम्र में? प्रार्थना जी बोली, हाँ बेटा। ये सुनकर विग्रह मुस्कुरा दिया और उसके सामने वही खूबसूरत चेहरा घूमने लगा, जिसके प्रति वफादारी दिखाते हुए राज सर बेहद आकर्षक मुस्कान लिए सच्ची शिद्दत और जुनून से बोले, आपने आने में देरी कर दी है मासा। ये सुनकर प्रार्थना जी हैरानी से बोली, आपके कहने का क्या मतलब है बेटा? विग्रह ने अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, हम किसी और के प्रति वफादार हैं, हम किसी के साथ प्रतिबद्ध हैं, तो आपके इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं हमारे लिए। ये सुनकर तो प्रार्थना जी दंग रह गई। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी के साथ प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसने ना कभी स्कूल में और ना ही कॉलेज में कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई, और आज वो किसके साथ प्रतिबद्ध है? कहीं अभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? ये सोचकर ही प्रार्थना जी घबराने लगी, लेकिन मन ही मन उन्हें पता ही था कि उनके बेटे की लव मैरिज ही होगी, तो बस ये उसकी शुरुआत ही तो है। प्रार्थना जी ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली, ठीक है बेटा, लेकिन वो है कौन, नाम क्या है और रहती कहाँ है? ये सुनकर विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो बेहद हसीन अंदाज में बोला, खबर नहीं, अब लगता है कहीं से तो शुरू करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। अपने बेटे की ऐसी खतरनाक और जुनूनी बातें सुनकर प्रार्थना जी के तो होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि वो किसी के साथ प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उस लड़की का नाम क्या है और वो रहती कहाँ है। फिर ये किस तरह का रिश्ता हुआ इन दोनों के बीच में? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, देखिए बेटा, अगर आपको कोई पसंद है और आप उसी से शादी करना चाहते हैं तो पूरा परिवार दिल खोलकर उसका स्वागत करेगा। बस जब आपको उचित लगे हमें बता देना कि लड़की कौन है, लेकिन इतनी मेहरबानी करना कि लड़की किसी अच्छे घर से हो और लड़की भी समझदार हो। इतना कहकर प्रार्थना जी वहाँ से चली गईं। उनका तो दिमाग ही हैंग हो गया था अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर। उनके जाते ही राज के होठों पर आकर्षक मुस्कान गायब हो गई, मगर आंखों में नशा और दीवानगी छाने लगी और वो अपनी आंखें बंद करके आह भरते हुए तलब से बोला, तुम जरूरी हो,
बाकी सब मजबूरी है। अगले दिन सुबह 8 बजे विग्रह जैसे ही काम के लिए घर से गया, उसके तुरंत बाद प्रार्थना जी चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकल गए और साथ में विग्रहराज की कुंडली भी ले गई। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देवी माँ के दर्शन किए। उसके बाद पंडित जी को राज की कुंडली दिखाते हुए चिंता से बोली, महाराज, हमारे को बहुत चिंता होती है हमारे छोटे बेटे की। ये हमारे कुंवर राजा की कुंडली है, हमारे गांव के पंडित जी ने बनवाई थी और बताया था कि हमारे छोटे बेटे के जीवन में प्रेम विवाह लिखा है, लेकिन हमारे को उनकी बहुत चिंता होती है। पंडित जी राज की कुंडली देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोले, कर्म तेज है थारे छोरे का, फिर चिंता क्यों? प्रार्थना जी हाथ जोड़कर बोली, कर्म तो तेज ही है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा तेज और जिद्दी है। हमारे को उनका भविष्य सफल ही देखना है। आप हमारे को बताएं कि सब कुछ ठीक तो है ना इनके आने वाले जीवन में। पंडित जी शालीनता और मुस्कान लिए बोले, छोरा शिव शंभू का पुजारी है ना? प्रार्थना जी बोली, हाँ, इतनी सी ही उम्र में वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? पंडित जी बोले, बेटा बहुत जिद्दी है आपका, एक बार जिसे पाना चाहे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहता है। तो बस अब इनकी असली जिद शुरू होने जा रही है, जिसके लिए शायद ये अपनी सारी सीमाएं लांघने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आपके बेटे के जीवन में असीम संघर्ष, तड़प और इंतजार लिखा है। इनकी जिद पूरी जरूर होगी, लेकिन इन्हें बहुत तड़पाएगी। इनके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी स्वयं भगवान शिव द्वारा। लेकिन निश्चिंत रहिए, विग्रहराज सूर्यवंशी का जन्म ही मिसाल कायम करने के लिए हुआ है। पंडित जी की बात सुनकर प्रार्थना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। प्रार्थना जी गहरी सांस लेते हुए बोली, हमारे को बस हमारे बेटे की खुशी चाहिए और वो उन्हें मिलेगी, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी, लेकिन एक बार हमारे छोरे को आपके पास लेकर आऊंगी, उनके हस्तरेखा भी देख लेना आप। पंडित जी बोले, जैसा आपको उचित लगे, किंतु हमारी तरफ से आपके बेटे के लिए एक सलाह है कि उनसे कहना जितना हो सके अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ें। प्रार्थना जी ने हाँ कहा और वहाँ से चली गई। पंडित जी ने उनसे दक्षिणा भी नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में श्वारणी के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विग्रहराज का कब्जा हो चुका था। लेकिन वो इतनी तो समझदार है ही कि उसे अपनी पढ़ाई के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना है। वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी और इस बात से अनजान थी कि आज स्कूल में विग्रहराज के पिता प्रयागराज सूर्यवंशी जी आए हुए हैं और इस समय स्कूल की छत पर अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ मौजूद हैं। दरअसल प्रयागराज जी आज स्कूल इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने स्कूल की बड़ी सी जमीन पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना चाहते थे, ताकि बच्चों को हमारी विरासत और इतिहास के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिले। प्रयागराज जी पूरी स्कूल का मुआयना कर रहे थे कि कहीं कोई भी दिक्कत या कमी तो नहीं है। वो अपने मैनेजर और प्रिंसिपल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनका ध्यान सीढ़ियों पर नहीं था, बल्कि सामने देख रहे थे और उनके पीछे मैनेजर और प्रिंसिपल सर चल रहे थे। अचानक ही प्रयागराज जी का पैर चूका और वो अपने शरीर के वजन को संभाल नहीं पाए और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। ये देखकर मैनेजर और प्रिंसिपल घबरा गए और उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से भागने लगे। वहीं उसी फ्लोर की लॉबी में श्वारणी और तान्या आ रही थी और नीचे जा रही थी। वे दोनों जैसे ही सीढ़ियों के पास से पहुंची तो दंग रह गई और तुरंत भागी। प्रयागराज जी सीढ़ियों से पूरी तरह से नीचे गिर जाते, इससे पहले ही श्वारणी और तान्या ने उन्हें पकड़ लिया, वरना उनका सर फूटने ही वाला था। ये देखकर मैनेजर और प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। वहीं श्वारणी और तान्या ने प्रयागराज जी को पकड़कर सबसे नीचे वाली कुर्सी पर बैठा दिया। तान्या जल्दी से पानी लेने चली गई। वहीं श्वारणी उन्हें संभालते हुए बोली, अंकल जी आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? मीठी और चाशनी जैसी आवाज सुनकर प्रयागराज जी उस कन्या की तरफ देखने लगे और तेज तेज सांस लेते हुए बोले, हम ठीक है बेटी, आपको तो चोट नहीं आई ना? श्वारणी चिंतित होकर बोली, आपको घुटनों में लगी है ना? हमें सब पता है। ये देखकर प्रयागराज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने श्वारणी के सर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, हम ठीक हैं बेटा, और बहुत मजबूत भी। ऐसी छोटी मोटी चोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर और प्रिंसिपल उनके पास आए और उन्हें संभालने लगे। तभी तान्या उनके लिए पानी लेकर आई और बोली, पानी पी लीजिए अंकल जी। मैनेजर ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और प्रयागराज जी को थमा दिया
और श्वारणी तान्या एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। प्रयागराज जी ने एक ही घूंट में पानी पिया और अपनी जगह से खड़े होने लगे। तभी उनके घुटनों में दर्द हुआ और वो फिर से वहीं पर बैठ गए। ये देखकर श्वारणी को बहुत दुख हुआ और वो उन्हें एकटक देखने लगी। तभी उसने गौर किया कि इस व्यक्ति की शक्ल तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है। तभी मैनेजर बोले, बड़े हुक्म, चलिए अस्पताल चलते हैं। अगर कुछ सीरियस हुआ तो बाद में कुंवर राजा सबके ऊपर गुस्सा करेंगे। कुंवर राजा सुनकर ही श्वारणी के तन बदन में करंट सा लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में बोली, ये कौन है तान्या, और कुंवर राजा कौन है? तान्या धीमी आवाज में बोली, ये श्रीमान प्रयागराज सूर्यवंशी है, हमारे स्कूल के मालिक और राज सर के पिताजी। और कुंवर राजा कौन है वो हमें पता नहीं। तान्या की बातें सुनते ही श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। एक बार फिर से वो उन्हीं ख्यालों में खो गई और राज सर के हैंडसम चेहरे को याद करके दीवानी होने लगी। अब उसे समझ में आया कि इन अंकल की शक्ल जानी पहचानी कैसे है। ये अंकल तो हूबहू राज सर जैसे दिखते हैं। अब तो श्वारणी और भी अधिक आदर और सम्मान से प्रयागराज जी को देखे जा रही थी। तभी मैनेजर उनकी चिंता करते हुए बोला, बड़े हुक्म, हमारी बात मानिए तो अस्पताल चलिए। ये सुनकर प्रयागराज जी अपनी सख्त आवाज में बोले, हमने कह दिया तो बस कह दिया, अब आप हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैनेजर ने अपनी नजरें झुका ली। तभी श्वारणी कुछ कहने लगी तो तान्या ने उसे रोक दिया। प्रिंसिपल आगे आए और चिंतित होकर बोले, सर, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो ठीक है, लेकिन कम से कम आप ऑफिस में चलिए। वहाँ पर आराम से सोफे पर बैठ जाइए, वरना आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। इस पर प्रयागराज जी ने हाँ कह दिया और मैनेजर प्रिंसिपल उन्हें सहारा देकर खड़ा करने लगे। ये देखकर श्वारणी और तान्या भी उनके पास में आ गई और दोनों लड़कियां भी उनकी मदद करने लगी। प्रयागराज जी अपनी मुस्कान लिए उन दोनों लड़कियों को देख रहे थे जो कितनी संस्कारी और अच्छी हैं। वे चारों मिलकर प्रयागराज जी को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके दोनों घुटनों में चोट लगी थी। उन्हें सोफे पर बैठा दिया गया। तान्या और श्वारणी उन्हें बैठने में मदद कर रही थी। इसी का फायदा उठाकर मैनेजर बाहर चला गया और उसने मैसेज करके ये सब विग्रह को बता दिया। विग्रह ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो आग बबूला हो गया और एक बार भी सोचे बिना अपनी काली खुली जीप में बैठकर सीधा स्कूल के लिए निकल गया। विग्रहराज के गुस्से का सामना कौन करेगा, या श्वारणी और तान्या के लिए कोई सरप्राइज कर रहा है उसका इंतजार। प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चोट लगने के बाद प्रयागराज जी को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया था। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके दोनों घुटनों में चोट लगी थी। उन्हें सोफे पर बिठा दिया गया था। तान्या और श्वारणी उन्हें बैठने में मदद कर रही थी। इसी का फायदा उठाकर मैनेजर बाहर चला गया और उसने मैसेज करके ये सब विग्रहराज को बता दिया। विग्रह ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो आग बबूला हो गया और एक बार भी सोचे बिना अपनी काली खुली जीप में बैठकर सीधा स्कूल के लिए निकल गया। श्वारणी और तान्या प्रयागराज जी को देख रहे थे। तभी प्रिंसिपल उनकी तरफ देखते हुए बोले, जाइए, अब आप अपनी क्लास में जाइए। दोनों ने ही हाँ कहा और तुरंत ऑफिस से बाहर निकल आई। तान्या थोड़ा आगे चल रही थी, वहीं श्वारणी खोई हुई थी, इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। वो बाहर निकलकर ऑफिस का दरवाजा बंद कर रही थी। तभी अचानक उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। सीना ऊपर नीचे होने लगा। उस शख्स की मौजूदगी होने लगी जिसकी वो दीवानी है, जिसके ख्याल वो दिन रात देखती है। श्वारणी के हाथ पांव फूलने लगे। तभी उसके पीछे की तरफ इमारत के प्रवेश द्वार से राज सर अपनी रौबीली और आकर्षक चाल से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। विग्रहराज सूर्यवंशी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, उनका तन बदन सिहरने लगा। आंखें उनकी भी तेज होने लगीं और तन बदन में कई अरमान जागने लगे जिससे वे अनजान थे। आसपास का माहौल एकदम से अत्यधिक आकर्षक और हसीन होने लगा। उनके कदम ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा ऑफिस के दरवाजे पर एक कन्या उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने आज फ्लोरल पिंक शिफॉन का गाउन पहना हुआ था। अपने लंबे बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी जो हवा से लहरा रही थी। ये नजारा देखते ही राज सर के कदम वहीं ठहर गए। उन्होंने तुरंत अपना चश्मा हटाया और अपनी जुनूनी, बेताब,
बेचैन और तपिश भरी निगाहों से उस कन्या को देखना शुरू कर दिया। वहीं श्वारणी का रोम रोम खिल उठा था। श्वारणी ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। उसके दिल और दिमाग में बस रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। वहीं राज सर का सीना ऊपर नीचे हुए जा रहा था और वे अपनी भूरी निगाहों से उस कन्या को शिद्दत से देखे जा रहे थे। विग्रह की उन भूरी और जुनूनी निगाहों में मदहोशी छाने लगी, लेकिन उसने अपनी नजरें उस कन्या से हटा ली। तभी श्वारणी ने अपनी आंखें खोली और अत्यधिक बेचैनी से बोली, राज सर। उसका इतना ही कहना था कि विग्रह के बदन में करंट सा लगा और उसने दोबारा अपनी नजरें उठाकर इस बार पूरे हक और जुनून से उस कन्या की तरफ देखा और इस बार बिना रुके तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। श्वारणी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, वो घबरा रही थी। तभी तान्या उसकी तरफ मुड़ी तो उसने देखा राज सर श्वारणी की तरफ ही आ रहे थे। ये देखते ही तान्या चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, राज सर। तान्या के मुंह से ये सुनते ही श्वारणी अपना कंट्रोल खो बैठी। अब उसने आओ देखा न ताओ और सीधा वहां से भाग गई। श्वारणी का यूं भाग जाना राज को अंदर तक हिला गया। उसके कदम वहीं ठहर गए और वो अपनी तलब भरी निगाहों से अभी भी उस कन्या को भागते हुए देखे जा रहा था। वहीं तान्या भी श्वारणी के पीछे पीछे भागने लगी। वो सब समझ रही थी और अगर वो समय से नहीं बोलती तो आज विग्रह ने ठान ही लिया था कि श्वारणी से आमने सामने मुलाकात हो जाए। दोनों सहेलियां वहां से चली गई थीं और राज सर अभी भी उसी जगह पर खड़े थे और उस कन्या को याद करते हुए जुनून और शिद्दत से बोले, क्या शुरू कर दें एक नई जंग जिसमें तुम आगे और हम तुम्हारे पीछे हो। जानती हो, इतने दिन से खुद को रोके हुए हैं कि कहीं कोई आकर्षण तो नहीं, सिर्फ औकात की ही बात हो। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि तुम बनी ही हो सिर्फ हमारे लिए। अब जो हमारा है उसे तो हमारे पास ही होना चाहिए। राज ऑफिस में चला गया। वहीं दूसरी तरफ श्वारणी बाथरूम में घुसी हुई थी और वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर खुद को आईने में देखते हुए घबरा रही थी। उसकी सांसें अभी भी सामान्य नहीं हुई थीं। पूरा शरीर कांप रहा था और गर्म हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज राज सर उसके इतने करीब थे और वो बाल बाल बच गए, वरना न जाने कैसे सामना करती वो उनका, जो उसके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। श्वारणी कैसा महसूस कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर तान्या चिंता से बोली, श्वारणी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन राज सर तुम्हें बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि जैसा तुम उनके लिए कुछ महसूस करती हो वैसे ही वो भी महसूस करने लगे हैं। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई मर्द प्यार में पड़ता है तो फिर वो छुप छुप कर प्यार नहीं करता है। वो अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा करता है। वो बगावत करता है, तबाही मचाता है। इसलिए अब हमें डर लग रहा है। क्या तुम सच में अपने इस अलग तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो या फिर सिर्फ एक तरफा रहकर दूर हटाना चाहती हो? क्योंकि अगर एक बार राज सर आगे बढ़ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी तुम्हें हासिल करने से। तान्या की बात सुनकर श्वारणी डरने लगी और उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम जानती हो ना हमारी फैमिली कितनी रूढ़िवादी है। हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। ये सारी भावनाएं हमारे दिल में हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ तुम्हें बताते हैं। अरे हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिस इंसान के प्रति ये भावनाएं हैं हम उसे जाकर ये बता सके, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा समाज हमें छूट नहीं देगा। हम डरते हैं अपने मम्मी पापा से ये कहने से, और हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई आए। तुम सही कह रही हो, हमें पीछे हटना होगा, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, और अगर एक मर्द आगे बढ़ गया तो फिर उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। और हम नहीं चाहते कि राज सर जैसी बड़ी शख्सियत हमारे पीछे पड़े, क्योंकि फिर ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी और बहुत बदनामी होगी हमारी। हम तान्या इस दिल का क्या करें जो सिर्फ उनके बारे में सोचता है, जो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा है, जबकि हम उनसे बात भी नहीं कर पाए अभी तक, और उन्हें हमने गौर से देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों उनके प्रति वफादार बनते जा रहे हैं। क्या हो गया है हमें? तान्या ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अगर ये आकर्षण होता तो खत्म हो जाता। शायद ये प्यार है, और प्यार कभी खत्म नहीं होता। इतना तो हम सब समझते ही हैं।
पता नहीं इस अलग से रिश्ते का क्या परिणाम है, लेकिन हम शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां मिले, और अगर वो खुशियां राज सर के रूप में है तो तुम्हें वो भी मिलना चाहिए। देखना, प्यार सच्चा होगा तो भगवान के आशीर्वाद के कारण ये समाज और परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। जितना हो सके कोशिश करो कि उनके सामने ही मत जाओ। अभी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर धीरे धीरे तुम दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया तो फिर शायद वो तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। तुम्हारी खुशी जिसमें भी होगी तुम्हें वो जरूर मिलेगी। फिर थोड़ा रुक कर वो शुभम के बारे में सोचते हुए बोली, शायद जिस रास्ते पर तुम चल रही हो अब हमारे कदम भी उसी पर चल रहे हैं। तुम्हारे राज सर के दोस्त से हमें न जाने क्या हो गया है कि हम भी दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। राज सर के बारे में तो फिर भी हम सब जानते हैं, लेकिन उस इंसान के बारे में तो कोई नहीं जानता। नाम भी क्या है ये भी नहीं पता, और इतने अजनबी इंसान के प्रति न जाने हम क्या महसूस करने लगे हैं। और तुम्हारी तरह हमारी फैमिली भी रूढ़िवादी है। डर लग रहा है हमें भी, इसलिए अपने आप को रोक रहे हैं और उस इंसान को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 बार मिले हैं। ये सुनकर श्वारिणी हैरान रह गए और दोनों उदासी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो दोनों मासूम सी लड़कियां ऐसी स्थिति से गुजर रही थीं जिसमें उन दोनों को नया नया आकर्षण हुआ था, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा था। लेकिन वो दोनों ही अपने समाज और परिवार से मजबूर अपनी अपनी भावनाओं को उस शख्स से नहीं कह पा रही थी जिसके लिए वो दोनों दिन रात